तो हम बात कर रहे थे ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमने लिखा था कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसे लिखने का तरीका है, एक्सप्रेस करने का तरीका है y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी। ये बताया था। यहां पर जरूरी बात यह है कि a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बनकर एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये बात बताई थी तुम्हें। फिर हमने कहा था, अब चीजें दोबारा याद दिला रहा हूं ताकि अब डायरेक्ट यूज कर सके। हमने कहा था कि अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो कनकेव अपवर्ड पैराबोला बनेगा, सीधा कटोरा। अगर a नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, उल्टा कटोरा। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो दो रूट आएंगे। जितने क्वाड्रेटिक के रूट आएंगे उतनी ही बार वो एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, या कह लो टच करके जाएगा। ये सब चीजें हम यूज करने वाले हैं, दो तीन बातें बस। तो इसमें अलग अलग केसेस बनाते हैं। जैसे पहला केस बनाएंगे, तो क्वाड्रेटिक में पहला केस हमारे पास आता है कि ए पॉजिटिव है और जो डी है वो भी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्या बताया था मैंने, कनकेव अपवर्ड पैराबोला होगा। बहुत बढ़िया। डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसके दो रूट हैं और वो दोनों के दोनों रूट डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो जितने रूट आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस को ग्राफ उतनी बार कट करके जाएगा। अगर दो रूट है तो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह कट करके जाएगा। मतलब जो ग्राफ होगा वो देखने में बनेगा कैसा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है। अब ये सिर्फ रफ स्केच है, जरूरी नहीं कि ग्राफ ऐसा ही होगा। ग्राफ होने को ऐसा भी हो सकता है। ये क्या हो गया? ग्राफ होने को ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। कहने का भाव ये है कि दो चीजें हम गारंटी से बता सकते हैं कि पहली बात तो वो कनकेव अपवर्ड पैराबोला होगा, और दूसरी बात वो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करके जाएगा। ये दो बातें तय हैं। बाकी थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो सकता है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। तो रेफरेंस के लिए एक ये वाला ग्राफ बना लेंगे हम। ये तो हुआ केस वन। अब हम बात करेंगे केस टू की। केस टू हमारे पास होता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास ए पॉजिटिव हो और डी इक्वल टू जीरो हो। अब क्या होगा, अगर ए पॉजिटिव है और डी इक्वल टू जीरो है तो ए पॉजिटिव से मुझे पता चलता है कि कनकेव अपवर्ड पैराबोला होगा, मतलब वही सीधा कटोरा बनेगा। डी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा कि उसके दो इक्वल रूट्स हैं। दो इक्वल रूट्स होने का मतलब जैसे पहला रूट भी टू है, दूसरा रूट भी टू है। मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ 2,0 पर मीट करेगा। यानी एक्स एक्सिस और ग्राफ में सिर्फ पैराबोला में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होगा। मतलब ग्राफ क्या होगा, ऊपर से आएगा, टच करके एक्स एक्सिस को वापस निकल जाएगा। ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच करना चाहिए, क्योंकि दो रूट तो आ रहे हैं, दो रूट, लेकिन दोनों रूट्स बराबर है, जैसे 3 और 3। तो एक्स एक्सिस के साथ सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा 3,0, और दूसरा भी 3,0 है, तो इसका मतलब टच करके जाएगा। ये बना केस टू। इसी तरीके से हम बनाएंगे केस थ्री। थोड़े बड़े बना दिए मैंने, कोई बात नहीं। केस थ्री हमारे पास होगा ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो। अब ए ग्रेटर देन जीरो से मुझे क्या पता चल रहा है, ए ग्रेटर देन जीरो से मुझे ये पता चल रहा है कि जो ग्राफ होगा वो कनकेव अपवर्ड होगा। और डी लेस देन जीरो से मुझे क्या पता चल रहा है कि उसके एक भी रूट नहीं होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक भी रूट ना हो तो वो एक्स एक्सिस को काट सकता नहीं, काटना अलाउड ही नहीं है। क्योंकि अगर हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच करेगा या कट करेगा तो वहीं पर रूट आ जाएगा, लेकिन रूट तो आना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, पैराबोला का ग्राफ ऊपर से आएगा और बिना कट करे या बिना टच करे ऊपर ही वापस चला जाएगा। तो यहां पर हर जगह ए पॉजिटिव था तो हर जगह कनकेव अपवर्ड पैराबोला बना। यहां पर डी पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करेगा। डी इक्वल टू जीरो तो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके जाएगा। डी लेस देन जीरो तो ना तो कट करेगा ना टच करेगा, ऊपर से आएगा ऊपर ही निकल जाएगा। ये तीन ग्राफ बने अपने पास। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ थोड़ा छोटा, ताकि बाकी के तीन भी यही बन जाए। डाउट्स अभी अगर कुछ आ रहे हैं तो अपने तक सीमित रखना। जब मैं पूरा लिख दूंगा, नोट करने का टाइम दूंगा, तब डाउट लोगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला हुआ है। अभी अगर डाउट्स लिखकर भेज रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब नोटिस करो, तीनों केस में हमने ए को पॉजिटिव लिया था। अब हम बात करेंगे जब अगर ए नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा।
तो केस 4 हमारे पास होगा कि इस बार ए नेगेटिव है लेकिन डी अभी भी पॉजिटिव है। बताया था ना, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, लेस देन जीरो नेगेटिव, ये सब बातें हुई थी हमारी। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ए नेगेटिव से मुझे पता चला कि जो ग्राफ होगा वो कनकेव डाउनवर्ड होगा, उल्टा कटोर होगा। ये बात हमने कल की बार लेक्चर में बात करी थी। डी पॉजिटिव से मुझे क्या पता चला, इसके दो रूट आएंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं तो वह एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होगा, कनकेव डाउनवर्ड और एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर काट के जाएगा। थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो सकता है, जैसे यहां पर क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट लेफ्ट में आ रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है। हो सकता है दोनों पॉजिटिव पर आ जाए, दोनों नेगेटिव में आ जाए, थोड़ा बहुत पैराबोला ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन बस हम दो बातों के बारे में जरूर दावे से कह सकते हैं, कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला और दो पॉइंट पर कट करके जाएगा। सिर्फ इतना कमेंट करना चाह रहे हैं। और स्पीड ज्यादा लगे तो बोल देना, क्योंकि सब में एक ही चीज हो रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा हल्का सा जल्दी बता रहा हूं। फिफ्थ केस ले रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। पहले ए पॉजिटिव था, अब ए नेगेटिव कर दिया, डी इक्वल टू जीरो है अभी भी। अब क्या फर्क पड़ेगा, अगर ए नेगेटिव है तो इसका मतलब कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला होगा। पहले अपवर्ड था, अब डाउनवर्ड है। डी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, कि उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट बराबर है, जैसे 2 और 2। तो जैसे हमने कहा था कि अगर दोनों रूट बराबर हो तो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करके जाते हैं, तो यहां पर भी पैराबोला जो होगा वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, लेकिन उसका मुंह किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, कनकेव डाउनवर्ड होगा। और केस 6 फाइनली हमारे पास होगा कि अगर हमारे पास ए नेगेटिव हो, एक पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव कर दिया, डी अभी भी नेगेटिव है, तो अब ए भी नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है। ए नेगेटिव से मुझे पता चला कि कनकेव डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ मूव होगा। डी नेगेटिव से मुझे पता चला कि उसका एक भी रूट नहीं है। अगर एक भी रूट नहीं है तो इसका मतलब हमारा ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ना ही टच करेगा, नीचे से आएगा और नीचे वापस चला जाएगा, बिना कट करे, बिना टच करे। तो ये हमारे पास 6 पॉसिबल कर्व्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के। तो दुनिया की जो भी क्वाड्रेटिक होगी वो इनमें से किसी ना किसी एक केस में फिट होगी। या तो उसका ग्राफ केस 1 जैसा होगा, या उसका ग्राफ केस 5 जैसा होगा, केस 6 जैसा, कैसा भी होगा, इनमें से किसी एक कैटेगरी में फिट हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कब कौन सी पोजीशन बनेगी हमारे पास, कब कट करेगा, कब टच करेगा, कब कुछ भी नहीं होगा, कब कनकेव अपवर्ड, कब कनकेव डाउनवर्ड। तो ये 6 ग्राफ बना लो। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सर इन केस टू द पैराबोला इज ओनली टचिंग सो देयर आर नो रूट्स। नहीं संचित, क्यों नहीं है? जैसे सपोज कर यहाँ पर 2,0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x को 2 रखने से y 0 आ गया ना। मैंने कल भी बताया था, सिर्फ कट करने वाले पॉइंट्स नहीं देखते, मैंने जब एग्जांपल बताया था उसमें बोली थी ये बात। जैसे मान ली ये है, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, कितने बोलोगे? मतलब पहला तो ये आ गया एक, ये आया दूसरा, इसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? इसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ कॉमन आता है वो भी काउंट होता है। तो एक्चुअली इसके 3 रूट है, ना कि 2 रूट है। और असल में ये होता है, वो बाद की कहानी है, मतलब बाद की कहानी से मेरा मतलब है कम से कम 2-3 महीने बाद की। वहां पर हम ये पढ़ेंगे कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जा रहे हैं ना, तो असल में यहाँ पर एक रूट नहीं है, असल में 2 रूट छिपे हुए हैं। वो बाद की कहानी है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो रूट है इसका बिल्कुल, और कौन सा रूट होगा, एक्स इक्वल टू 2 इसका रूट होगा। ये नहीं कहेंगे कि रूट नहीं है, रूट तो है अभी भी। सर केस 6, हाँ केस 6 में यही कह रहे हैं कि कोई रूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डी नेगेटिव है। केस 5 इक्वल टू रूट, इक्वल रूट्स, हाँ बच्चे बिल्कुल, डी इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे। जब भी इक्वल रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक में तो वो सिर्फ टच करके जाता है, कट नहीं करता। और बताओ अगर कोई और चीज ना समझ में आई हो तो।
सर here D is discriminant only. हाँ संचित, D discriminant है यहाँ पर, अंडर जो बोलते हैं ना D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, वो वाला नंबर है। और दोबारा बोल रहा हूँ, जो 2-3 बच्चे नए आए हो, अगर थोड़ा कम समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, वो लेक्चर देखोगे अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, वो बीच में से उठा रहे हो, लेकिन जितना समझ में आ जाए, अभी कुछ मैं नई चीज पढ़ाऊंगा इसमें क्वाड्रेटिक में थोड़ी सी, तो एटलीस्ट वो समझ में आ जाएगी, वो वाला लेक्चर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, वो वाला पार्ट, नहीं तो वो पाइल अप होता जाएगा, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा कम आना समझ में आना वाजिब है। और बताओ अगर कुछ दिक्कत है तो, कुछ भी ना समझ में आए हो, और अगर आ गया तो जल्दी से 6 के 6 ग्राफ बनाओ, जैसे मैंने बनाए हैं एग्जैक्ट वैसे बनाओगे, और जब नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो जल्दी से। और वो गलती जो मैं पिछले 3 लेक्चर से बोल रहा हूँ वो नहीं दोहरानी, कि जब टीचर समझा रहे तब तुम लिखने में व्यस्त हो और फिर कह रहे हो कि रिपीट, पहले समझोगे फिर नोट करोगे। बाकी बच्चे बताओ भाई जल्दी से, अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। ये कौन सा बच्चा है भाई जो अभी क्लास में एंटर हुए? थोड़ा टाइम से आया करो यार, क्लास स्टार्ट हुए 17 मिनट हो चुके हैं। कौन सा है भाई ये जो अभी एंटर हुए? क्लास के शुरू के 15 मिनट में तो माहौल बनता है कि क्या आगे पढ़ने वाले हैं पूरा, वही मिस कर दोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। चलो कुछ इसके ऊपर छोटे मोटे 1-2 सवाल करके देखते हैं। मतलब मैं ग्राफ बनाऊंगा, तुम्हें एबीसी की वैल्यू पर कमेंट करना होगा कि एबीसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लिखो, क्वेश्चन लिखो, कमेंट ऑन द साइन ऑफ, ऑन द साइंस ऑफ ए, बी एंड सी। हम बात कर रहे हैं इस वाली क्वाड्रेटिक की, जनरल क्वाड्रेटिक यही है हमारे पास, यही तो है ना सबसे जनरल क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, जैसे पहला पार्ट ये है, मान लो ये ग्राफ है, तुम्हें इस ग्राफ को सिर्फ देखकर इतना दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ, कोई एबीसी कुछ नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ इस ग्राफ को देखकर ये बताना है कि ए का साइन के ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना। ऑब्वियसली हम ए की वैल्यू नहीं बता सकते जब तक कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन ना हो। ए, बी और सी का सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर कमेंट करना है और कुछ नहीं। पहला पार्ट मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद 2-3 तुम ट्राई करोगे, ठीक है। जैसे इसके बाद बात करते हैं, चलो ए तो सभी लोग बता दोगे, ए को देखने के लिए सिर्फ इतना देखना है कि सीधा कटोरा है उल्टा कटोरा है, कनकेव अपवर्ड ग्राफ है ना, कनकेव अपवर्ड का मतलब क्या होगा कि ए तो आएगा पॉजिटिव, इतना तो मैं बता सकता हूं। अच्छा बी के बारे में बताओ, बी के ऊपर कमेंट कैसे करें, बी के लिए क्या यूज करें? अच्छा मनीष, नेटवर्क इश्यू था, कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन नेटवर्क इश्यू हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, वो तो चलता भी है, लेकिन मतलब वो आलस की वजह से या इनडिफरेंस की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि तुम क्लास में लेट आ रहे हो। बी के ऊपर कैसे कमेंट करें, मेरा सवाल ये। केस 6 दिखा दो, संचित बच्चे जल्दी नोट कर, नोट करने में टाइम थोड़ा जल्द मतलब वो करा करो। यूज डी, नहीं हर्षित डी से काम नहीं बनता, डी से कभी कभी रायता सा फैल जाता है। बी के लिए हम यूज करते हैं सम ऑफ रूट्स। याद करो मैंने बार बार बोला है कि जहां जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वहां उसके रूट आएंगे। तो ग्राफ एक तो कट कर रहा है यहां पर अल्फा पर, और दूसरा कट कर रहा है बीटा पर। अब चेक करो, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं ना, वाई एक्सिस के राइट में आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है।
इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव है। मतलब मैं दावे से ये कह सकता हूं कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव, क्योंकि जहां पर एक्स एक्सिस को कट करा वहां पर रूट दोनों के दोनों पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो अल्फा और बीटा पॉजिटिव होंगे। अब मैं ये बात जानता हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, ये जानते हैं हम। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है, तो दोनों का जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात तय है, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस बी की। मैंने क्या करा, ए को उधर लेकर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ए कैसा नंबर था, पॉजिटिव नंबर था। ए पॉजिटिव, उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अगर माइनस का बी पॉजिटिव है तो माइनस उधर शिफ्ट कर दो, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो यहां से हम बता सकते हैं कि बी नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से अगर सी के ऊपर कमेंट करना हो तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए होगा। अब अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं सी के बारे में। ए क्या था, पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव नंबर उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मतलब मैं दावे से कह सकता हूं कि इस क्वाड्रेटिक, जिस क्वाड्रेटिक का ये ग्राफ बनाया गया है, उस क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा। वैल्यू भले ही हम ना बता पाए क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट करो। मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, नेक्स्ट ग्राफ बना रहा हूं, उसी तरीके से कमेंट करना है जैसे अभी कमेंट करें। कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले मुझे ग्राफ बनाने दो। ये ग्राफ है, ठीक है, ताकि हम सेम लेवल, सेम उसमें बात कर सकें, सेम चीजों के बारे में। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा, ताकि तुम उल्टा ना, वैसे तो इसको बीटा इसको अल्फा बोलो, नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन ताकि हम, अब ये ना हो कि तुमने अलग नाम रख ली, मैंने अलग नाम रख ली, फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि अल्फा कौन है बीटा कौन है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और बच्चा है जो अभी ऐड हुआ है, ये कौन सा बच्चा है भाई, कल से मैं स्क्रीनशॉट लिया करूंगा इसका, ताकि मुझे भी तो पता हो कि कौन सा पार्टिसिपेंट अभी ऐड हुआ है। सर मैं टाइम से आया था, अच्छा टाइम से आया था बच्चे, कोई बात नहीं। किसी को डाउट है जल्दी से पूछो, नहीं तो अगला सवाल करो। सर अगर एक बार बी निकल गया तो सी डिस्क्रिमिनेंट से निकल सकता है, अभी निकल सकता है, बिल्कुल तेरी सोच ठीक है, लेकिन कभी कभी बच्चे पंगा पड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि तू उस चीज को अवॉइड करे तो ज्यादा अच्छा है। कभी कभी डी की भी हेल्प लेनी पड़ जाती है, लेकिन सबसे आसान तरीका तो यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स। हाँ, अगर रूट्स ही ना आए फिर पंगा पड़ता है, वो केस हम इतना डिटेल में अभी नहीं जाने वाले, वो बाद में कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इस तरीके से सोच। और अगर तू डी से निकालना चाह रहा है, डी से कमेंट देख, मैंने जैसा कहा, डी से कभी कभी कमेंट करना मुश्किल रहता है, लेकिन कर भी सकते हैं। तो अगर तू उससे कमेंट कर पा रहा है तो बिल्कुल सही है। मैथ्स की यही तो प्यारी बात है, किसी भी तरीके से, अगर जरूरत हो ना, मेरे वाला तरीका ही सही है। अगर तेरा आंसर आ रहा है उससे तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी दिक्कत आ जाती है उसमें। तो जो चीज कभी कभी दिक्कत पैदा कर दे, फिर इससे अच्छा उस तरीके पे डिपेंड नहीं कर सकते ना। डिपेंड हम फिर उस तरीके पे करेंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे जो पक्का है कि आंसर दे ही देगा मुझे। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर तो दिए अपना, अभी मैं करूंगा, उसके बाद मैच कर लेना, ठीक है। अभी मैं किसी का सही है गलत नहीं बोल रहा, करो सब लोग ट्राई करो, तभी डिस्कस करने में मजा आता है। ट्राई सबको करना जल्दी से। ए तो सबको पता लग गया होगा, ए तो मैं अभी बता देता हूँ नेगेटिव होगा, कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है, ए तो नेगेटिव है, सोचने की भी जरूरत नहीं है अपने को। करें डिस्कस, देखो वही सेम कहानी है, अल्फा है बीटा है, कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला, इस वजह से ए तो होगा नेगेटिव। तो एक तिहाई सवाल तो अपना वैसे ही निपट गया, वो वन थर्ड तो हो गया अपना। अब बी तक पहुंचने के लिए मुझे सम ऑफ रूट्स की बात करनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अब मेरा सवाल तुमसे ये, अल्फा जो रूट है, सिर्फ इसके बारे में कमेंट करोगे, अल्फा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सिर्फ अल्फा के बारे में लिख के बताओ। पॉजिटिव है तो पी, नेगेटिव है तो एन।
पूरा भी लिखने की नहीं मांग रहा मैं तुमसे, सबको पता है क्या है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि दिख रहे हैं ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, वाई एक्सिस के लेफ्ट में आ रहे हैं। बीटा के बारे में बताओ, बीटा क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से। बीटा पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि वो वाई एक्सिस के राइट में है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। अब एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, मुझे बताना है कि इन दोनों का सम क्या आएगा। सम के बारे में कैसे कमेंट करें, कौन बताएगा जी? अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहां पर कैसे बताएं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि जो बीटा है वो जीरो से बहुत ज्यादा दूर है। अल्फा तो बहुत पास है, बीटा बहुत ज्यादा दूर है, मतलब बीटा की वैल्यू बड़ी होगी। जैसे इस टाइप का काम होगा, अल्फा की वैल्यू तो आएगी कुछ -1 टाइप की, और बीटा की वैल्यू आएगी कुछ 5, 4, 6 टाइप की। ये बात देख के हम कह ही सकते हैं ना, जो जितना जीरो के पास है उतनी उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, जो जितना जीरो से दूर है उतनी उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो अगर एक छोटे से नेगेटिव नंबर में बड़ा सा पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो ओवरऑल सम पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल सम आ गया पॉजिटिव। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, इतना कमेंट हुआ। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। सही बात है, एक रूट नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ गया। अच्छा, एक ऐसा नंबर था नेगेटिव था, जब ये वाला नेगेटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब सी की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। ये आंसर है अपना, ए नेगेटिव, बी और सी दोनों पॉजिटिव। चाय रहने दो। तो ए नेगेटिव बी और सी दोनों पॉजिटिव, समझ में आ गया? और जल्दी से नोट्स तक पहुंचाओ, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। बी नेगेटिव होगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? बी नेगेटिव कैसे होगा? ए नेगेटिव है ना, नेगेटिव उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, माइनस का बी नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा ना। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो पहले मेनन में था अभी रे बैच में है, ऐसा कोई बच्चा है इसमें जो पहले मेनन में था या शिखर वगैरह बैच में था और अब रे में है? दक्ष, ए नेगेटिव इस तरीके से है क्योंकि कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है। हमने बार बार बोला है कि अगर कनकेव अपवर्ड पैराबोला होगा तो ए पॉजिटिव होगा, कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो ए नेगेटिव होगा, ये बात कह रहे हैं। चैतन्य, 2 बैच हैं तुम्हारे से पहले, मतलब हैं 2-3 है, वो छोड़ पड़ा उसको, देखा जाए तो 4-5 भी हैं, देखने का नजरिया है वो। इसके बाद हेडिंग डालो वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, वर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। नोट हो गया सबका? नोट हो गया तो डन लिख के भेजो। लक्ष्य बेस्ट वन कोई नहीं होता बच्चे, सब में सब सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, सब में हम उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे पढ़ने पर डिपेंड करता है, फिर हम बोलते हैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद कि हाँ ये बैच पढ़ने वाला बैच है, ये बैच पढ़ने वाला नहीं है। जेनेसिस में कभी भी रैंकिंग के बेस पर बच्चों को अलग नहीं किया जाता, वो तुम्हारे पढ़ने के ऊपर है, जितना कंटेंट तुम्हें दिया जाएगा उतना ही उनको दिया जाएगा। हाँ, ये फर्क पड़ जाता है कभी कभी, वो चीजें हो जाती है अपने आप। जैसे मान लो तुमसे पहले जो बैच है उसमें एक टॉपिक पढ़ाया क्वाड्रेटिक वाला, उसमें कोई अलग एग्जाम्पल करवा दिया, तुम्हें अलग एग्जाम्पल करवा दिया, क्योंकि ये तो मैं मन से लिख रहा हूँ ना, कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, बना दिया जो ग्राफ बन गया उसके हिसाब से तुम्हें करके दिखा दिया सवाल की ये वैल्यू है। हो सकता है उन्हें कोई और कर ग्राफ बना के दिखा दियो, हो सकता है कोई एक छोटी मोटी चीज है, क्योंकि अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बाद में डिटेल में और पढ़नी है, लेकिन ये अभी काम आने वाली है तो इसलिए शुरू में पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्हें एक आध चीज फालतू बता दियो, लेकिन एंड में जाकर सब बराबर होने वाला है। जितना तुम्हें बताया उनको बताया गया उतना ही तुम्हें बताएंगे, ना तो तुम्हें फालतू बताएंगे ना उन्हें फालतू बताएंगे, क्योंकि फीस तुमने भी उतनी भरी है उन्होंने भी उतनी भरी है। अब तुम पढ़ोगे तो हो सकता है कि
2 महीने बाद हम ये बोल रहे हो कि रे बैच सबसे अच्छे हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है वो। नोट कर लिया सबने? लिखो वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। देखो असल में क्या है, पैराबोला नाम का हमारा एक चैप्टर है 11th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन आता है, फिर सर्कल आता है, फिर पैराबोला आता है। अभी तो हम दो ही शेप पढ़ रहे हैं ना, एक कनकेव अपवर्ड, एक कनकेव डाउनवर्ड। बाद में हम पढ़ेंगे कि पैराबोला ऐसा भी होता है, लेटा हुआ पैराबोला जिसका मुंह राइट की तरफ है। ऐसे वाला पैराबोला भी होता है, टेढ़ा पैराबोला भी होता है, इस टाइप का। तो पैराबोला की शेप कैसी भी हो सकती है, रोटेट वगैरह हो सकता है वो। तो असल में जो वर्टेक्स है, मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें अभी मैं उतने ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हमें बाकी चीजें नहीं पता। क्योंकि पहले बात तो पैराबोला की भी एक डेफिनेशन होती है कि अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है तो पैराबोला बनेगा। उसके लिए लोकस वर्ड यूज होता है, अब लोकस नहीं पता अपने को, वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज से लगभग 5-6 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि असल में जो मैं वर्टेक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं वो अधूरी है, थोड़ी सी गलत है वो, लेकिन फिलहाल हमारे लिए जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए सही है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसके लिए मैं बता देता हूं, समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो ठीक है, बाद में जाके डिटेल में हमें सब कुछ बात करनी है। तो असल में होता यह है कि अगर कोई भी पैराबोला है ना, जैसे ये पैराबोला है, हर पैराबोला के लिए एक एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं एक्सिस। इसका काम क्या है, पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में बांटना। बराबर मतलब तुम सोच के देखो, मान लो यहां पर इस लाइन के ऊपर एक शीशा रख दिया, मिरर रख दिया, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, दोनों एक दूसरे की इमेज है। इसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस जो है वो पैराबोला को जहां पर कट करेगी उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। असल डेफिनेशन ये होती है। जैसे यहां पर एक्सिस क्या होगी, ये वाली टेढ़ी सी लाइन एक्सिस होगी। ये एक्सिस पैराबोला को कहां पर कट कर रही है, यहां पर, ये वर्टेक्स है। इसके लिए एक्सिस क्या होगी, ये वाली लाइन। ये वाला पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स। तो असल डेफिनेशन ये होती है। लेकिन फिलहाल हमें एक्सिस के बारे में भी नहीं पता, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, तो फिलहाल हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये वाले पैराबोला अभी पढ़ भी नहीं रहे ना, अभी तो काम है नहीं इनका हमारे पास। तो ये डेफिनेशन सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, अभी काम चलाने के लिए, असल डेफिनेशन बात है। तो लिखो द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ पैराबोला। कौन से पैराबोला की बात करें, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कोल्ड इट्स वर्टेक्स। तो जैसा कि हमने कहा, फिलहाल हमें सिर्फ दो ही पैराबोला से मतलब है, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। जो मैंने अभी 2 मिनट पहले कहानी बोली वो सारी भूल जाओ कि टेढ़े मेढ़े पैराबोला होते हैं, किसी काम के नहीं है, भाड़ में गए फिलहाल के लिए। तो हमें दो ही से मतलब है, एक कनकेव अपवर्ड वाला, एक कनकेव डाउनवर्ड वाला। तो जैसे ये पैराबोला बनेगा या फिर ये वाला पैराबोला बनेगा। तो जहां पर पैराबोला टर्न करता है, जैसे सोच के देखो क्या हो रहा है, पहले ही पैराबोला नीचे की तरफ आ रहा था, यहां पर आकर वापस हो लिया, ये पहले नीचे आ रहा था फिर वापस ऊपर चला गया, टर्न किया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। यहां पर देखो, ये वाला पॉइंट, पहले पैराबोला ऊपर जा रहा था, यहां पर रुका, टर्न लिया, वापस नीचे आ गया। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं, इसके लिए ये वाला पॉइंट और इस पैराबोला के लिए ये वाला पॉइंट, इनको हम क्या बोलते हैं, इनके वर्टेक्स बोलते हैं। इतनी बात समझे? अब अगली बात, अब जब हम ग्राफ बना रहे हैं पूरा का पूरा, जैसे मान लो मैं कनकेव अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ बनाऊं, मान लो ग्राफ ये बना। अब ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, ये कार्टेशियन प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन में। अब एक्स वाई प्लेन में हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही होंगे,
जैसे अब ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है जो टर्निंग पॉइंट है, अब ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है तो इसके भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है वो लिखेंगे। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमेशा आते हैं -b/2a, -d/4a। ये हमें फॉर्मूला याद करना होगा, रट्टे मारने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको इंटरवल मत समझ लेना, इंटरवल अलग चीज थी, उसमें भी ब्रैकेट लगाते थे, ये अलग चीज है। ये क्या है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका, जैसे लिखते हैं ना 1,2 -2,7, वो वाला काम है। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -b/2a, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, -d/4a। क्या चीज है ये, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है। जल्दी से नोट करो, वैसे तो कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो जल्दी से। फिर हम बात करेंगे रेंज के बारे में, जल्दी से लिखो। तो वर्टेक्स फिलहाल हमें ये याद करना है कि जो पैराबोला का टर्निंग पॉइंट है वो वर्टेक्स है, इसमें लोएस्ट पॉइंट होता है टर्निंग पॉइंट, इसमें हाईएस्ट पॉइंट होता है टर्निंग पॉइंट। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -b/2a, -d/4a। ये -b/2a x कोऑर्डिनेट है, ये उसका y कोऑर्डिनेट है, बस। कोई डाउट नहीं है ना किसी का, हाँ या ना, जवाब दो। इससे भी साइंस को डिटरमिन कर सकते हैं, हाँ तनिषा इससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। संचित बता डाउट क्या है बच्चे, ये बता डाउट क्या है। -b/2a मतलब समझा नहीं, -b/2a इसका x कोऑर्डिनेट है। जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स के कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ही होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट भी होता है, y कोऑर्डिनेट भी होते हैं। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है, जैसे ये होता है ना, जैसे मान लो ये AP है, इस AP की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला है, a + n-1d। तो जब भी हमारे पास AP दी होगी तो मैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू रख दूंगा, nth टर्म तो n की वैल्यू रख देंगे, d का मतलब कॉमन डिफरेंस रख देंगे, तो nth टर्म आ जाएगी। जैसे जैसे AP चेंज होगी वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर मैं AP को चेंज कर रहा हूं तो उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेंज होता जाएगा। तो पैराबोला तो कुछ भी आ सकता है, इक्वेशन तो कुछ भी आ सकती है। जैसे जैसे मैं ABC की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे, और उसको निकालने का फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट -b/2a, b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका -d/4a। बस ये बात कर रहे हैं, इतनी बात। सर इसमें लोएस्ट वर्टेक्स कौन सा है बच्चे, लोएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें लोएस्ट पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, इसमें हाईएस्ट पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। लोएस्ट वर्टेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, वर्टेक्स तो एक ही है ना, तो एक वर्टेक्स को दूसरे से कैसे कंपेयर करेंगे। इसके बाद लिखो रेंज। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हमें बहुत बात करनी है इसके बारे में, तो रेंज का मतलब ढंग से समझ लेना। रेंज होता क्या है, द सेट यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब भाई इज कॉल्ड इट्स रेंज। शुरू में सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल अभी दे नहीं सकता, क्योंकि हमने कुछ खास टॉपिक अभी पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़ा फिर भी समझने की कोशिश करो। रेंज का मतलब ये है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्ट होके कुछ एक एक्सप्रेशन बन गया, जैसे मान लो y इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक। अब ये एक्सप्रेशन क्या क्या वैल्यू ले सकता है, अगर उन सबका मैं एक सेट बना दूं, सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह लिख दूं, तो वो जो सेट बनाए, जो कलेक्शन बनाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये बात कहना चाह रहे हैं। जैसे एक घटिया से एग्जांपल लो, जैसे मान लो ये y इक्वल टू x अपॉन x,
यहां पर जो y है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, सोच के बताओ। y की क्या क्या वैल्यू आ सकती है यहां पर, सोचो। तुम x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी 2 अपॉन 2 1 है। अगर तुम x की वैल्यू 7 रखोगे तब भी 7 अपॉन 7 1 है। तो मैं कह सकता हूं x की कुछ भी वैल्यू रख लो, y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो y की जो वैल्यू आ सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो y की सिर्फ 1 वैल्यू आ सकती है, तो 1 क्या है, रेंज। 1 क्या है, उसकी रेंज कितनी होगी, उसकी रेंज 1 होगी। और उसको इस तरीके से करली ब्रैकेट से बंद करके लिख देते हैं। अब करली ब्रैकेट क्या है, ये हम सीखेंगे मंडे को सेट्स चैप्टर में, ठीक है। लेकिन रेंज का मतलब समझा रहा हूं। वाई जो जो वैल्यू ले सकता होगा, अगर उन सबको इकट्ठा करके एक जगह लिख दे तो उसी को बोला जाता है रेंज। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लो y इक्वल टू है x प्लस 1। अब मैं तुमसे पूछूं यहां पर y क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। y की वैल्यू 0 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं, अगर x को -1 रखूंगा तो y 0 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -2 रखूंगा तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अगर मान लो मैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखूं, तो माइनस इंफिनिटी प्लस 1 कितना होता है, याद करो पहले लेक्चर में बताया था। माइनस इंफिनिटी प्लस 1 होता है माइनस इंफिनिटी। तो y माइनस इंफिनिटी आ सकता है। अगर मैं x की वैल्यू इंफिनिटी रखूं, तो इंफिनिटी प्लस 1 कितना आएगा, वो भी इंफिनिटी आएगा। मतलब y दुनिया की सारी वैल्यू ले सकते हैं ना। जैसे मान लो तुम्हें बोला जाए कि y 0.4 वैल्यू ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर तुम x की वैल्यू -0.6 रख दो, अगर तुम x की वैल्यू -0.6 रखोगे तो y की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। अगर कोई तुमसे बोले कि y जो है वो पाई वैल्यू ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू तुम पाई -1 रख दोगे तो पाई -1 प्लस 1 कितना आएगा, पाई आएगा। तो सोच के बताओ, ये कहना सही है कि y हर वैल्यू ले सकते हैं। अगर तुम्हारा दिल ये नहीं मान रहा तो ये बताओ कि y कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, या फिर उसका एग्जांपल सोचने की कोशिश करो। चैतन्य कह रहे y जीरो नहीं हो सकता। बच्चे y जीरो हो सकते हैं। y को जीरो करने के लिए x को -1 रख देंगे, -1 प्लस 1 जीरो आ जाएगा। और बताओ y क्या क्या वैल्यू नहीं ले सकता। नहीं, एक्सप्रेशन अलग चीज है, सब है, इक्वेशन अलग चीज है। हाँ, इंफिनिटी वैल्यू तो ले ही नहीं सकता, इंफिनिटी के बारे में बात नहीं करें। इंफिनिटी तो कोई भी नहीं ले सकता। तो y हर वैल्यू ले सकता है ना। अब तुम कहो कि y 100 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर x की वैल्यू 99 रख दो तो y हर वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी जो दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, और इंफिनिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, इनके बीच में सारी की सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो इस चीज की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी, ये इसकी रेंज है, सारे के सारे नंबर। तो इस चीज को रेंज बोला जाता है। y जो जो वैल्यू ले सकता है, अगर उन सबको इकट्ठा करके एक जगह लिख दो, जो जो कलेक्शन बनेगा, जो सेट बनेगा, या जो इंटरवल बनेगा, उसको हम बोलते हैं उसकी रेंज। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे जैसे जैसे एक टॉपिक पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री की रेंज पढ़ लेंगे। क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक की रेंज पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे तब तुम्हें थोड़ी और ज्यादा फील आनी चालू होगी, ठीक है। जब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम की चीज आती है उसकी रेंज पढ़ेंगे, तो मॉडुलस पढ़ा उसकी रेंज पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक वो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसकी रेंज, सिग्नम तो उसकी रेंज। वो टॉपिक धीरे धीरे आएंगे अपने पास, लेकिन मतलब समझ लो एक बार, थोड़ी बहुत फील आ जाए बहुत है। सर ऊपर करली ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, ऐसा क्यों? आर्यन वो फर्क बच्चे में बाद में समझाऊंगा। ओपन ब्रैकेट का फर्क मैंने बता दिया था। ओपन ब्रैकेट से हम इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सेट। ये हम मंडे को पढ़ेंगे, मंडे को या ट्यूसडे को। उसकी टेंशन मत ले हुई कि करली ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा। वो फिर जब चालू करेंगे तभी ढंग से बात कर लेंगे उसके बारे में, मंडे को या ट्यूसडे को, तब सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या है वो। जल्दी से रेंज की डेफिनेशन लिखो। एग्जांपल कहीं साइड में मार्जिन में लिखना चाहो तो लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। फिर आगे बात करते हैं। इंटरवल और रेंज में क्या डिफरेंस है? तनिषा, इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अगर हमें लगातार वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए इंटरवल यूज करते हैं। अब वो जो लगातार वैल्यूज है वो किसी की भी हो सकती है, एक्स की भी हो सकती है, वाई की वैल्यू भी हो सकती है, जेड की भी हो सकती है, डब्ल्यू की भी हो सकती है। लेकिन रेंज का मतलब है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। तो इंटरवल एक तरीका है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का, रेंज वैल्यूज का सेट है। जैसे कैसे एग्जांपल दूं तुम्हें, मतलब डिफरेंस कैसे समझाऊं?
क्या एग्जांपल दूं मेरे को, मतलब एक घटिया सा एग्जांपल तो ये हो सकता है, कार जो है वो पेट्रोल पे चलती है, तेल पे चलती है। तो ऐसा नहीं है ना कि पेट्रोल और कार एक ही चीज है। तुम बोलो कि पेट्रोल डालने से ही तो गाड़ी चलेगी, हम आगे बढ़ पाएंगे, तो इसका मतलब कार, मतलब दोनों का रिलेशन है, लेकिन दोनों सेम चीज नहीं है। मैं कह रहा हूँ घटिया एग्जांपल है, मुझे कोई एग्जांपल और रियल लाइफ का सोच नहीं रहा इस टाइम कि मैं रिलेट करवा पाऊं। लेकिन इंटरवल बेसिकली चीजों को, कंटिन्यूअस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने में काम आता है। अब वो कंटिन्यूअस वैल्यूज हम किसी की भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स की भी कर सकते हैं, वाई की भी, जेड की भी। जरूरी नहीं है सिर्फ वाई की रिप्रेजेंट करें। और वाई की जो वैल्यूज है वो हमारे पास रेंज होती है। तो रेंज और मतलब अलग अलग सिचुएशन है दोनों। शायद क्लियर नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ और एग्जांपल सोच के दूंगा। सर रेंज विल बी कम, हाँ रेंज हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं। हाँ, उस इंटरवल का यूज होता है रेंज को बताने में, उसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन चीजें अलग अलग हैं। वही एग्जांपल ले लो, पेट्रोल जो है वो गाड़ी को चलाने में काम आता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि गाड़ी और पेट्रोल एक ही चीज है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है ठीक है, लेकिन चीजें अलग अलग ही हैं। हाँ बीर, ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पर इसलिए लगाया क्योंकि इनके ऊपर क्लोज्ड इंटरवल लगाना पाप की तरह है। मतलब सही आंसर हमें पता हो ना पता हो, लेकिन ये गलती नहीं करनी है अपने को। और अभी एक बार डाउट भेजना है बच्चे, बाकी मैं पीछे चैट में जाकर देख लेता हूँ, तो दो दो तीन तीन बार भेजना। तो वो चैट भर जाती है, समझ नहीं आता किसका क्या डाउट है। सार्थक ऐसा सा कुछ नाम होगा भाई, गिरीश सर 11th, शिखर, ऐसा कुछ नाम होगा, देखने दे भाई। तो अभी प्लेलिस्ट ढूंढ रहा है बेशरम, लेक्चर के टाइम पे थोड़ा प्लेलिस्ट ढूंढेगा। अब तो पढ़ ले एक बार तो, लेक्चर के बीच में थोड़ा देखने को बोला था तुझे। शिखर बैच गिरीश सर मैथ, ये लिखा हुआ है। शिखर बैच गिरीश सर मैथ, इसी में सारी 11th की क्लासेस अपलोड हो रही है। हाँ भाई, नोट कर लिया, क्लियर हुआ ना सब कुछ। तो वर्टेक्स के बारे में बात करी, रेंज के बारे में हमने बोला कि वाई यानी एक्सप्रेशन जो जो वैल्यूज ले सकता है उसके कलेक्शन को, कलेक्शन का ही दूसरा शब्द मैथ्स में यूज किया था सेट, जो हमारा पहला चैप्टर होगा मैथ्स का प्रॉपर। तो वो जो कलेक्शन बनेगा उसी को रेंज बोलते हैं। बस फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है, जल्दी से नोट करो। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होगी। लिखो रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे मान लो y इक्वल टू है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब रेंज निकालने का मतलब हम दोबारा क्या बोल रहे हैं, y की पॉसिबल वैल्यूज। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, कहां से डिराइव हुए, कैसे आए, वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। हर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्टेक्स बस रट्टे मार लो। इसके पीछे लॉजिक देखेंगे कि कहां से आया, क्यों आया। लेकिन उसके लिए हमें परफेक्ट के बनाना आना चाहिए, या फिर हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। वो जब सही टाइम आएगा तब वो पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर ये पढ़ेंगे। तो प्रूफ हर चीज का करेंगे। पर ये चीजें अभी मेरी कुछ लेक्चर्स में काम आने वाली है, तो डायरेक्ट अपने को भी फिलहाल फॉर्मूला रटने की जरूरत है, प्रूफ बाद में। तो इसकी रेंज निकालने के लिए हम दो केस बनाते हैं दोबारा। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, पहला केस हम बनाते हैं कि ए पॉजिटिव है, तब क्या होगा। सेकंड केस हम बनाते हैं कि अगर ए नेगेटिव है तब क्या होगा। तो ये बोला जाता है कि अगर ए पॉजिटिव है तो रेंज आएगी -d/4a से लेकर इंफिनिटी तक। ये इंटरवल है, ये वो नहीं है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो इस क्वाड्रेटिक की जो रेंज है वो -d/4a से लेकर इंफिनिटी। ये कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर भले लिख भी लो कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -d/4a।
ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर ए पॉजिटिव हुआ तो रेंज का फॉर्मूला क्या आता है? तो रेंज का फॉर्मूला आता है माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस डी अपॉन 4a। इस पर क्लोज्ड और इस पर तो ओपन ही आना है। तो माइनस इंफिनिटी छोटा नंबर है, अब माइनस डी बाई 4a बड़ा नंबर हो गया, तो ये इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस केस में हमें मिलती है मैक्सिमम वैल्यू। तो अब इस चीज पर सवाल कैसे पूछा जाता है, ध्यान देना। इसमें फॉर्मूला एक ही चीज का है, वैल्यू हम ए की निकाल रहे हैं माइनस डी अपॉन 4a। डी डिस्क्रिमिनेंट वो सब कुछ हमें पता है, सवाल भी एक दो करवा के दिखाऊंगा अभी। लेकिन इस चीज का मतलब क्या हुआ, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू है, लेकिन अगर ए नेगेटिव होगा तो ये सेम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक जगह मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगी, एक जगह मैक्सिमम को। कैसे आया, क्यों आया, वो जैसे मैं कह रहा हूं अभी मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि उसके लिए कुछ और टॉपिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल तुम्हें रटना है ये, ठीक है। बाद में बहुत कम चीजें होंगी जो मैं बोला करूंगा, रखना है। बाद में हर चीज लॉजिकल पढ़ा करेंगे, लेकिन अभी कुछ काम चलाने के लिए मजबूरियां हैं कुछ दिनों के लिए। तो यहां पर रेंज का फॉर्मूला ये होगा, यहां पर रेंज का फॉर्मूला ये होगा, माइनस डी बाई 4a के ऊपर क्लोज्ड, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के ऊपर ओपन। जैसे एक सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x where the quadratic attains its minimum value। एक बार के लिए क्वेश्चन ट्राई करो, हो रहा है नहीं हो रहा फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार ट्राई करके देखो, फिर 2 मिनट में मैं डिस्कस करता हूँ। और कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं समझ में आया इसमें तो पूछ लो। वैसे समझने का कुछ है नहीं, रेंज हमने समझ लिया, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का फॉर्मूला रट्टा ही मारना है वैसे तो जब ए पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम वैल्यू है, ए नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो पूछ लो, नहीं तो सवाल करो जल्दी से। या कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, चल क्या रहा है, ऊपर से जा रहा है सारा कुछ, थोड़ा बहुत तो जा रहा होगा ऊपर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीजें थोड़ी मुश्किल हैं, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे समझ में आती हैं। मोहित आंसर नहीं पता बच्चे मुझे इसको, और माइनस 28/4 क्या हुआ? -7 लिखो, उसको डिवाइड तो करके दे, वो मैं थोड़ा करके दूंगा मोहित, ये अपने आप 4 से डिवाइड कर लो, शायद सही है सबका। सर √32 नेगेटिव आ रहा है, पता नहीं, बच्चे करके देखते हैं एक बार। स्पष्ट सही है, शायद सही है तुम्हारा। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। हमने अभी क्या कहा, पहले तो मैं ये देखूंगा कि इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव नंबर होता है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, y की जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगी माइनस का d अपॉन 4a। माइनस तो है, d का मतलब क्या होता है, b का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 इंटू a का मतलब 1, c यानी कांस्टेंट टर्म का मतलब -3 अपॉन 4 इंटू ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। हर जगह वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। 16 प्लस 12 कितना हुआ, 28, ये बना माइनस का 28 अपॉन 4, वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो ये फॉर्मूला लगाती मुझे ये पता चल गया कि y की जो मिनिमम वैल्यू है वो -7 है। कितनी है, -7। फिर वो पूछ रहे x की वो वैल्यू बताओ जहां पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो याद करो y माइनस डी अपॉन 4a के बराबर कब था, अगर y की वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a है तो साथ की साथ x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a आएगी, यही तो बोला था हमने। जब y की वैल्यू ये है तब x की वैल्यू कितनी होगी, -b अपॉन 2a। b का मतलब -4 है,
उसका माइनस लेंगे तो आएगा 4/2 इंटू ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2। मतलब y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्योंकि जब y की वैल्यू -d/4 है तो x की वैल्यू -b/2 है। अब बच्चों देखो आंसर तो हमने निकाल लिया, और अगर एक मैंने करके दिखा दिया तो इसके बाद तुम काफी सारे तो खुद ही कर लोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि जो आंसर निकाल रहे हैं वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा, कहना क्या चाह रहे हैं हम। कहना ये चाह रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x-3। मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे कुछ कुछ वैल्यू पुट करता हूँ x की। अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, -3 आएगा, सोच के देखो। 0 -0 -3। अगर मान लो मैंने x की जगह 1 पुट करा, अब y कितना आएगा, 1 -4 यानी माइनस का 3 -3 -6। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी, अब y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 -8 -3 मतलब माइनस का 7। चेक करो, वही काम हो गया, x को 2 पुट करने से अपने आप y की वैल्यू -7 आ रही है। वो फॉर्मूला काम करेगा, इस x को पुट करने से y की वैल्यू यही आएगी। अच्छा, x की वैल्यू 3 पुट कर ली, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 12 गया माइनस का 6। कुछ और वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। मान लो मैंने वैल्यू पुट करी x की -1, x को -1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा शायद। अगर मैं मान लो x की वैल्यू -2 पुट करूं, अब y कितना आएगा, 4, 4 में से 8 गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने यहाँ पर, 1 + 4 5, 5 में से 3 गया 2, तो 4, 4 में से 3 गया 1, 1 और 8 9। अब ये चीज मैं दावे से कह सकता हूं, तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी, तुम्हारा जो मन करे तुम वैल्यू पुट कर लो। तुम्हारा मन करे 7 वैल्यू पुट करनी है 7 पुट कर लो, -8 -9 माइनस का 9.6 प्लस का 3.2 प्लस का पाई माइनस का 9.9, जो तुम्हारा मन करे, माइनस का 100 पुट कर लो, माइनस का 1000 पुट कर लो, प्लस का पुट कर लो, y की कभी भी वैल्यू -7 से छोटी नहीं आएगी, ये दावा है हमारा। ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि तुम y की वैल्यू -7 से छोटी नहीं लेकर आ पाओगे। इससे फायदा ये हुआ हमारा, वो मिनिमम वैल्यू बोल देना कि हाँ मिनिमम वैल्यू -7 है, और उसका एप्लीकेशन समझना, मतलब वो थोड़ा सा समझना इस चीज को कि x की तुम इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। मैंने तो फिर भी सिंपल वैल्यू पुट करी है, इंटीजर्स पुट करें। तुम डेसिमल में, फ्रैक्शन में, पॉजिटिव, नेगेटिव, √2, √3, जो तुम्हारा मन करे तुम x की वैल्यू पुट कर लो, लेकिन तुम कभी भी कोशिश करके भी y की वैल्यू -7 से छोटी नहीं लेकर आ पाओगे, ये हम दावे से कह सकते हैं। इससे फायदा ये होता है, और वो जो y की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कहां पर आ रही है, इस x की वैल्यू पर आ रही है, x की वैल्यू 2 पर आ रही है। वो समझ में आया तो नोट करो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सर डी का मतलब क्या है, दक्ष यहाँ पर डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, जो b² - 4ac होता है ना, जिससे हम रूट्स पर कमेंट करते हैं। सभ्य सर, अगर a नेगेटिव हो तो मिनिमम क्या होगा, बच्चे वैसे तो मिनिमम वैल्यू अगर a नेगेटिव है तो ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -∞। लेकिन दिक्कत क्या है, -∞ तक हम कभी पहुंच नहीं सकते, तो मिनिमम वैल्यू तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अगर कोई तुमसे बोल दे कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर वो फिर भी तुमसे धक्का करके पूछने लगी जाए कि बताओ नहीं, कुछ ना कुछ आंसर बताना है, तो तुम क्या बोलोगे, -∞। वैसे -∞ जवाब देना गलत होता है, तो नॉट डिफाइंड। तो होगा क्या, इस वाले में वो सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछेगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो वो अपने आप मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। सवाल वाला भी जानता है कि वो चीज गलत हो जाएगी पूछना। तो ए पॉजिटिव में वो हमेशा मिनिमम वैल्यू मांगेगा, ए नेगेटिव में वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा, ये बात तय है। और बताओ अगर कोई और डाउट है तो, क्योंकि समझ कर करना है। जितनी चीजें मैं समझा सकता हूँ एटलीस्ट उतनी तो समझनी है। फॉर्मूला कहां से आया वो नहीं समझा सकता तो वो एक बार भाड़ में गया। लेकिन जो चीज मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं वो समझनी जरूरी है। सिर्फ आंसर निकालने से हमारा काम नहीं बनता, हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो जो आंसर आ रहा है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ भाई, यस या नो लिखो, समझ में आया यस लिखो, नहीं आया नो लिखो, या दिक्कत बताओ अपनी। और ऑनलाइन बैठे हो तो शर्माने की भी कोई जरूरत नहीं है।
सबको आया समझ? मैं एक सवाल लिख कर जा रहा हूं, इसी को अब कंटिन्यू करेंगे मंडे को। थोड़ा सा टॉपिक बचा है 15-20 मिनट का। दक्ष CLR का मतलब क्या भाई? अच्छा क्लियर लिखना चाह रहे तो फिर पूरी स्पेलिंग लिख देना मनुष्य आदमी। CLEAR लिख दे, 2 लेटर टाइप करने में तेरा क्या जा रहा है? CLR लिख रहे हैं, इतना आलस। तो मैं क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं, अब 15-20 मिनट का टॉपिक अपना और बचा है, मंडे को वो करेंगे, फिर मंडे को या ट्यूसडे से अपना सेट्स चैप्टर चालू करेंगे। लिखो और ये क्वेश्चन ट्राई करके आओगे, 2 दिन का टाइम है, एक ही सवाल दे रहा हूं बस। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4। अब ये मत सोचना कि आंसर अजीब सा आ रहा है, 32/7 आ रहा है तो गलत होगा। जो आंसर आ रहा है सही आ रहा है, बस फॉर्मूला सही लगा रहे हो तो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दिस, ऑल्सो find the value of x, also find the value of x where the quadratic attains its maximum value। बिल्कुल सेम काम करना है जो अभी पिछले सवाल में करा है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब a नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो मैंने इसी वजह से जानबूझकर मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, क्योंकि मैं मैक्सिमम वैल्यू ही बता सकता हूं, मिनिमम वैल्यू बताना या पूछना ही गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं बोल ही दूं कि मिनिमम वैल्यू बताओ तो माइनस इंफिनिटी। ठीक है, नोट करो होमवर्क। आज के लिए इतना ही, बाकी मंडे को मिलेंगे और पढ़कर आओगे, नोट्स रिवाइज करके आओगे, और पूरे नोट्स, ये नहीं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक के, पहले 2 लेक्चर में जो पढ़ाया था वो भी। हाँ अमूल्य बाय। और जो नए बच्चे आए हो वो भाई अपने लेक्चर देख लो, आज को मिलाकर 4 लेक्चर हुए हैं। आज वाला होपफुली थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं तो। उसमें कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करके पूछ लेना।